नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परिवर्तन गुरु जी पे। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन की नई श्रृंखला, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी व लाभदायक होने वाली है। खासतौर पे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों के लिए, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने के लिए और अन्य राज्य स्तरीय टीईटी की परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों के लिए और अन्य विभिन्न एग्जाम्स के लिए, जो जिसमें जो है बार बार जो है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए विभिन्न एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कि खासतौर पर उत्तर प्रदेश टेट, सी टेट और अन्य राज्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने ये 10 क्वेश्चन हैंड रिटन लिए हैं। ये यूपी टेट स्पेशल, सी टेट स्पेशल के लिए है। पर्यावरण अध्ययन यूपी टेट स्पेशल ईबीएस का पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण है यूपी टेट के प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए या सी टेट के प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए। तो मैंने इसमें ऐसे 10 क्वेश्चन हाथ से अपने बनाए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है हमारा, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए 16 सितंबर, बी 7 दिसंबर, सी 30 मार्च, डी 22 अप्रैल। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जो है उसका आंसर को दीजिए। तो ओजोन दिवस हमारा जो है वो हमारा प्रत्येक जो है वर्ष जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब ओजोन दिवस मनाने का कारण क्या है? ओजोन दिवस जो है, हाँ, जो हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, जिसको हमारी जो वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो उन हानिकारक पराबैंगनी किरणों को आने से पृथ्वी तक रोकती है। तो उस परत के संरक्षण हेतु जागरूकता लाने के लिए ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। क्वेश्चन को समझिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। ये क्वेश्चन हमें कई प्रकार से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चिपको आंदोलन किसने शुरू किया? तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए हेमवती नंदन बहुगुणा, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी मदर टेरेसा, डी महात्मा गांधी। तो आप जान लीजिए, महात्मा गांधी नहीं हो सकते इसका आंसर, मदर टेरेसा नहीं, बचे कौन हमारे? हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम आपको बताएंगे चिपको आंदोलन है क्या। चिपको आंदोलन के विषय में हमें जो पूरी विस्तार से पता होना चाहिए। चिपको आंदोलन वृक्षों के कटान को रोकने के लिए चलाई गई एक मुहिम थी। चिपको आंदोलन वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए, वृक्षों के कटान को रोकने के लिए चलाई गई एक मुहिम थी। इस मुहिम के तहत जो लोग थे वो पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन पेड़ों से चिपक कर खड़े हो जाते थे। और इस मुहिम को जो चलाया था हमारा, वो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चलाया था वर्ष 1973 में। उस समय ये उत्तर प्रदेश हुआ करता था, अब वर्तमान में उत्तराखंड। तो ठीक है, चिपको आंदोलन के जो प्रणेता हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा हैं और इस मुहिम को जो है वर्ष 1973 में चलाया गया। और इस मुहिम के तहत जो लोग जो है पेड़ों को कटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर खड़े हो जाते थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए मंगल ग्रह, बी बृहस्पति ग्रह, सी शुक्र ग्रह, डी बुध ग्रह। अगर आपका किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और सीधे जब ये क्वेश्चन आए तो आप सीधा, आपके जो माइंड में है सोलर सिस्टम एकदम आ जाना चाहिए। इसमें पूछ रहा है हमारा सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो इसमें हमें सोलर सिस्टम, अगर हमें जो है सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में जो है अगर ग्रहों का क्रम हमें पता है तो हम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, तो सूर्य के सबसे जो निकटतम ग्रह है वो हमारा बुध है। कौन सा है? बुध। अगर बात करें सोलर सिस्टम से संबंधित और प्रश्नों की तो इससे हमें बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध, सूर्य से सबसे दूर ग्रह दूरी के हिसाब से वरुण, सूर्य का सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र। ठीक है, सौरमंडल का ऐसा ग्रह जिस पर वलय पाए जाते हैं शनि, सौरमंडल का ऐसा ग्रह जो लाल ग्रह के नाम से आया था मंगल। ठीक है, सौरमंडल का ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है पृथ्वी, सौरमंडल का ऐसा ग्रह जो नीले ग्रह के नाम से आया था पृथ्वी।
ठीक है। तो बहुत सारे सौर ग्रह का ऐसा ग्रह जो पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहलाता है शुक्र, ठीक है। सांझ का तारा और भोर का तारा कौन सा ग्रह कहलाता है? शुक्र। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएंगे जो हमारे सोलर सिस्टम से बन जाएंगे, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है या स्थित है या राज्य में है, ठीक है। तो गिर का जब नाम आए तो हमें सीधे हमारे माइंड में एक चीज़ आ जानी चाहिए, गिर जो है हमारा शेरों के लिए फेमस है, बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए, ठीक है। जो गिर राष्ट्रीय पार्क है उसमें शेरों का संरक्षण होता है। कौन से शेरों का? बब्बर शेरों का। और ये जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा, इसमें 4 ऑप्शन थे हमारे, राजस्थान, वी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जो है इसके उत्तर की प्रतिक्रिया दीजिए। तो वैसे इसका आंसर हमारा है गुजरात। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 5, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए समताप मंडल, वी ओजोन मंडल, सी आयन मंडल, डी क्षोभ मंडल, ठीक है। तो अब हमें इसमें पता लगाना है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत वो होगी जो पृथ्वी से स्टार्ट होती है, जो हम पृथ्वी पर निवास करते हैं उससे जो शुरू होने वाली परत है वो हमारी वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। जैसे सबसे निचली परत जो है हमारी क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? हमारी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होंगी वो सब क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। जैसे बिजली का चमकना, बादल का बनना, बादल का बरसना, वर्षा होना, कोहरा आना, धुंध छाना, आंधी आना, ये जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं हमारी वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 6 में हमारा, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आता रहता है बार बार, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छे से भारत के जितने भी लोक नृत्य हैं उन्हें अच्छे से कंठस्थ कर लें, ताकि एग्जाम में इस प्रकार का कोई प्रश्न बनता है तो आप उसका उत्तर अच्छे तरीके से दे सकें। तो अगर आपने लोक नृत्य को पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे ईजीली दे सकते हैं। बिहू भारत के किस राज्य में का लोक नृत्य है? तो आप बात करेंगे, इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए राजस्थान, वी तमिलनाडु, सी असम, डी केरल, ठीक है। तो हमारा इसका सही आंसर है असम। असम जो है, असम का जो लोक नृत्य है वो बिहू है। बिहू जो है असम का लोक नृत्य है और ये असम में होता है। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो घूमर है। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का लोक नृत्य जो है वो भरतनाट्यम है। अगर बात करें केरल की, तो केरल का लोक नृत्य जो है हमारा मोहिनी अट्टम है, ठीक है। तो अच्छे से आप इस लोक नृत्य के पोर्शन को अच्छे से कंठस्थ कर लें, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है हमारे यूपी टेट और सी टेट के अभ्यर्थियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 7, महासागरों में जलस्तर वृद्धि का कारण। प्रश्न को दोबारा से पढ़ लेंगे, महासागरों में जलस्तर वृद्धि का कारण, ठीक है। महासागरों में जल का स्तर क्यों बढ़ रहा है, उसका क्या कारण है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, वी अत्यधिक वर्षा, सी अम्ल वर्षा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का जवाब पता हो, उत्तर पता हो, तो कृपया आप हमें कमेंट में जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, प्रतिक्रिया दीजिए अपनी। वैसे महासागरों में जलस्तर की वृद्धि का कारण जो है, इसमें अत्यधिक वर्षा नहीं होगा, अम्ल वर्षा नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। कुछ ऑप्शन हमारे पास बचा है, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना जो है इसका सही आंसर, सही उत्तर है। अब ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अब हम बात करते हैं ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ क्यों पिघलती है, ठीक है। तो दोस्तों आप जानते हैं पृथ्वी के तापमान में लगातार दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है, भूमंडलीय ऊष्मन में वृद्धि हो रही है, और भूमंडलीय ऊष्मन कहिए, ग्लोबल वार्मिंग कहिए, या पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कहिए, इन सब कारणों के कारण जो ध्रुवीय प्रदेशों में हमारी जमी हुई बर्फ है वो सब पिघल रही है, और बर्फ जो बड़े पैमाने पर पिघलती है, जिसके कारण जो है समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 8, सीएनजी संक्षिप्त रूप है। सीएनजी संक्षिप्त रूप है। तो सीएनजी संक्षिप्त रूप जो है हमारा, इसके 4 ऑप्शन है, ए
क्लीन नेचुरल गैस, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस, डी कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। तो सीएनजी का जब आए तो आप सीधा इसका फुल फॉर्म जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इस पर आंसर टिक कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी बार बार सी टेट, यूपी टेट, अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग मार्क का संबंध है। एग मार्क का संबंध है, पहले हम जान लेते हैं एग मार्क है क्या। एग मार्क जैसे इसकी शाब्दिक अर्थ से ही प्रतीत होता है हमें, एग मार्क, एग मतलब अंडा, मार्क मतलब निशान, अंडे वाला निशान। ठीक है, अंडे वाले निशान का संबंध है, ठीक है, गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एग मार्क है क्या। एग मार्क, एग मार्क एक ऐसा चिन्ह है जो कि हमारे जितने भी खाद्य उत्पाद होते हैं उन पर स्क्वायर, जितने भी खाद्य उत्पाद होते हैं उन पर एक जो है परिमाणीकरण का चिन्ह होता है, जो कि स्क्वायर में एक अंडे के समान गोला होता है। स्क्वायर का चिन्ह होता है, उसमें एक अंडे का समान गोला होता है, और उससे हमें क्या प्रदर्शित होता है, मतलब एग मार्क का चिन्ह खाद्य उत्पादों की वस्तुओं पर, खाद्य उत्पादों पर या कृषि संबंधी वस्तुओं पर क्यों लगाया जाता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा गुणवत्ता से। एग मार्क का जो मार्क है, जो प्रमाणीकरण का चिन्ह है, वो खाद्य पदार्थ की, खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता एवं शुद्धता को प्रदर्शित करने के लिए उस पर लगाया जाता है, जिससे विक्रेता और क्रेता को कोई भी परेशानी खरीदने वक्त, खरीदते समय ना हो, उसकी गुणवत्ता को लेकर उसके मन में कोई संशय नहीं रहे। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमारा, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। दोबारा से पढ़िए, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारा, और ऑप्शन नंबर 1 भारत का निर्वाचन आयोग, वी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्रालय, डी लोकसभा सचिवालय। सीधा सा आंसर है इसका। आप चुनाव संबंधी कोई बात आए तो आप सीधा निर्वाचन आयोग पर चले जाएंगे, यानी भारत का निर्वाचन आयोग जो है लोकसभा के आम चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। अब बात करते हैं भारत के निर्वाचन आयोग से जुड़ी हुई कुछ खास तथ्यों की। तो भारत का निर्वाचन आयोग के संबंध में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी सन 1950 को हुई थी। अब निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या हैं। निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं हमारा, वो वोटर लिस्ट का प्रकाशन कराना, वोटर लिस्टों में संशोधन कराना, वोटर लिस्टों को बनवाना, वोटर लिस्ट मतलब मतदाता सूचियों को बनवाना, ठीक है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटन प्रदान करना, देश में चुनाव कराना, राज्यों में चुनाव कराना, और इसके अतिरिक्त जो हमारा जो चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता होता है उसे लागू करना, उसका कार्यक्रम जारी करना या चुनाव का कार्यक्रम जारी करना, ये हमारे भारत निर्वाचन आयोग के कार्य होते हैं, जिसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके विषय में कमेंट करके हमें प्रतिक्रिया दीजिए। अगर दोस्तों आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ एक लाइक मुझे ज़रूर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे से अच्छे बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।